हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सीटेट का पहला मॉडल पेपर आपको अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। कहते हैं, और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग आंसर दीजिए, कौन सा सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 21 का कहता है, ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं। ठीक, कहता है यदि आपको ये विकार है तो हमें लंबी अवधि की फिल्में दिखाना चाहिए। फिर कहता है स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समस्या सारणी दिनचर्या। पठन वैफल्य, जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दें। वाग्वादिता, कहता है कि मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें। देखो केवल आ गया, ये वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल कट गया। अब हमारे 3 ऑप्शन बचते हैं। ठीक है बेटा, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बेटा, देखो ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, ध्यान न्यूनता तो लंबी अवधि की नहीं दिखाएंगे, तब तो उसका ध्यान और भटकेगा। फिर कहता है पठन वैफल्य, जटिल गणना पर आधारित नहीं होता। पठन वैफल्य जो होता है आपका डिसलेक्सिया होता है बेटा, गणना पर आधारित डिस्कैल्कुलिया होता है, इसलिए ये भी कट गया। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा स्वालीनता, यानी कि बेटा स्वालीनता यानी कि जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म माना जाता है। स्वालीनता का तात्पर्य क्या होता है, यानी कि आत्म विनोह है, इस विकास से जुड़ी एक गंभीर समस्या माना जाता है। ये दूसरे लोगों से बातचीत करने की क्षमता को क्या करता है बेटा, कम कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि शिशु के संवेग कैसे होते हैं, स्थिर और स्पष्ट होते हैं, अस्थिर और अस्पष्ट होते हैं, अस्थिर और स्पष्ट होते हैं, या स्थिर एवं अस्पष्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग दीजिए। देखो बेटा 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या होते हैं बेटा, अस्थिर होते हैं और अस्पष्ट होते हैं। क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं और अस्पष्ट होते हैं। देखो फिर से समझ लीजिए, जो शिशु के संवेग जो होते हैं अस्थिर होते हैं और अस्पष्ट होते हैं। अब पूछोगे सर कैसे होते हैं, तो सुनो, आरंभ में शिशु के संवेग में अस्पष्टता होती है, परंतु जैसे जैसे वे बड़ा होता जाता है उनमें स्पष्टता आती जाती है, तथा शिशु का संवेगात्मक व्यवहार अत्यधिक अस्थिर होता है। शिशु का संवेग थोड़े समय के लिए ही रहता है, जैसे शिशु गोद में आने के लिए रोने लगता है ना, जैसे, किंतु गोद में लेने के बाद वे चुप जाता है ना। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये सब चीज़ें अस्थिर होती हैं, संवेग होती हैं, अस्थिर होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, हल्के हल्के जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे क्या होता जाता है, वैसे वैसे इनमें क्या आ जाती है, स्थिरता और स्पष्टता आ जाती है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सीटेट का, और इम्पोर्टेंट भी है। कहता आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी 3 × 3 को 3+3 समझता है, वे किस प्रकार से पीड़ित है। कहता है डिस्प्रेक्सिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, अफेजिया है। तो 23 का आप लोग आंसर दीजिए। मुझे पता है कि आप लोग 100% से क्या करेंगे, गलत करेंगे। ठीक, देखो डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है बेटा, पढ़ने से संबंधित विकार होता है, पढ़ने से संबंधित होता है ये। ठीक है, दूसरा होता है डिस्कैल्कुलिया, ये बेटा गणना से संबंधित, यानी कि गणित से संबंधित क्या होता है, विकार होता है। ठीक, देखो जैसे कि जोड़ घटाओ या अन्य गणितीय संकेत को न समझना, जोड़ घटाओ या अन्य गणितीय संकेत की बात कर रहा हूँ। कौन से संकेत, गणितीय होना चाहिए, वो गणितीय संकेत। ठीक, कैसे होना चाहिए, गणितीय संकेत को न समझने या संकेतों को दूसरे संदर्भ में समझने की प्रक्रिया बेटा डिस्कैल्कुलिया कहलाती है। आपकी क्या कहलाती है, डिस्कैल्कुलिया। पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया कहलाती है और लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया कहलाती है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है। ठीक है, तो पहले से ये समझ लीजिए बेटा समावेशी शिक्षा होती क्या है। एक क्वेश्चन समावेशी शिक्षा का आपका आउट है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए आप लोग। देखो समावेशी शिक्षा के लिए विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवाज़ उपलब्ध करवाकर उन्हें समान रूप से भेदभाव रहित
शिक्षा प्रदान की जाती है। या हम छोटे शब्दों में ये कह सकते हैं कि बेटा सामान्य से नीचे के बच्चों और सामान्य से ऊपर के बच्चों, यानी कि तीनों प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में शिक्षा देना क्या कहलाता है? समावेशी कक्षा कहलाता है। हमसे कहता है कि समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? कहता है विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा। मैंने बताया था अगर सीटेट में प्रतिस्पर्धा शब्द यानी कि गला काट प्रतियोगिता नहीं चलेगी बच्चों के बीच में। लचीला पाठ्यक्रम और अनमय स्कूल के कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से देख लीजिए। लचीला पाठ्यक्रम आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अनमय स्कूल कैलेंडर ये आपका नहीं होगा। ठीक है। तीसरा कहता है आपका कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास होना चाहिए। बिल्कुल आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। अगर कोई पैर से बेचारा विकलांग है तो उसके लिए अगर आप छत पर बढ़ा रहे हैं तो उसको आप लिफ्ट का इंतजाम करके देंगे, है ना। सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा छात्र। देखो बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, ना ही शिक्षक केंद्रित शिक्षा चल रही है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम कहलाता है। बिल्कुल ये कोटेशन पूछा जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन डैश कहलाता है, या तो सीखना या अधिगम कहलाता है। मगर ये कहता है ये कथन है किसका? स्किनर का, कॉनवेक का है, गेट्स एवं अन्य का है, या वुडवर्थ का है? तो अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा है आपका? ये कहा है बेटा आपका स्किनर ने कहा है। अब आप कहते होंगे सर ये क्वेश्चन सीटेट में क्यों? बेशक बेटा ये सीटेट में नहीं आएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस सेट में आ गया है तो क्वेश्चन को छोड़ेंगे थोड़े ना, सीखेंगे ना इसे। टेट और सुपर टेट में आ सकता है। 26 क्वेश्चन कहता है कि आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है, अधिगम कहलाती है, परिपक्वता कहलाती है बेटा। ठीक है, तो आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया बेटा क्या कहलाती है? परिपक्व कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? परिपक्व कहलाती है। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो परिपक्वता के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चे की वृद्धि और विकास उसके किस पर निर्भर करती है बेटा? पर्यावरण और जीवन दोनों से प्रभावित होती है, यानी कि दोनों से निर्भर करती है। परिपक्वता का अर्थ मानव के स्वाभाविक विकास से है। किससे है बेटा? स्वाभाविक विकास से है। ठीक है बेटा। आयु और बुद्धि के साथ साथ बालक के शरीर के अंग प्रत्यंग के विकास के साथ ही मानसिक विकास भी बेटा होता है। अब वो कहता है आनुवांशिक ना तो सीखने से जुड़ा हुआ है, ना समाज से जुड़ा हुआ है, ना अनुकूलन से जुड़ा हुआ है बेटा। ठीक है। 27 कहता है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे क्या? स्वयं कार्य करते हैं, परीक्षा देने से, बाहर घूमने से, या ये सभी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बारीक क्वेश्चन है, यानी कि अगर आप ज़रा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो आपसे ये आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो 27 का आप लोग आंसर दीजिए। देखो 27 कहता है बच्चों को अनुभव अनेक प्रकार से प्राप्त होते हैं। होते हैं नहीं होते? अनुभव कैसे भी प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना घर में प्राप्त होंगे भाई, बाहर निकलने से भी हो सकते हैं। कुछ अनुभव हमें गिरने चोट लगने से प्राप्त होते हैं, कुछ ठोकर खाने से प्राप्त होते हैं, कुछ पिटने से होते हैं, कुछ स्कूल जाने से होते हैं। तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि स्वयं कार्य करते हैं, इससे भी हमें होता है। किसी क्षेत्र के भ्रमण से प्रत्यक्ष व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता है, भ्रमण करने का वहाँ से हमारा बढ़ता है। परीक्षा देने से बढ़ता है, लिखने तथा समय का बेहतर उपयोग करना सीखते हैं, है ना। तो ये सभी हो जाएंगे आपके ऑप्शन, है ना। स्वयं कार्य करने से, परीक्षा देने से, बाहर घूमने से, है ना, घुरने से, सब तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। टैग वर्ड पकड़ लीजिए आप लोग। एक बच्ची किसमें? लिखाई में। बस यही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद क्वेश्चन खत्म। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। ये लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? कहता है पठन वैफल्य। मैंने बताया था पढ़ने से संबंधित विकार अगर होगा तो पठन वैफल्य। मैंने बताया था गणित से संबंधित विकार होगा तो गुणन या गणन वैफल्य। ठीक। आलेख वैफल्य, आलेख को बताओ। आलेख का मतलब होता है लिखना। यहाँ पे आपका डिस्ग्राफिया भी हो सकता था। ठीक है। पठन की जगह डिस्लेक्सिया भी हो सकता था, गणन की जगह डिस्कैलकुलिया भी हो सकता था। और आलेख का मतलब होता है लिखने से संबंधित विकार। ठीक। फिलहाल हमारा लिखने से संबंधित विकार है, तो 28 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावित या प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। अभिप्रेरणा तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो 29 का आप लोग आंसर दीजिए। कहता है निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा।
मतलब बच्चों की निंदा करने से पहले बेटा बच्चों की निंदा नहीं करनी है। बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना, बालक को दोषी नहीं ठहराना है। सीटेट कहता है यानी कि एनसीएफ कहता है कि बालक को ना ही सज़ा देना है, ना ही लताड़ना है, ना ही उसे फिज़िकली टॉर्चर करना है और ना ही उसे गलत कहना है। अगर वो गलती कर रहा है तो उसकी गलती अधिगम का हिस्सा मानी जाएगी। अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा में लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बेटा कुछ हो सकता है, फिर भी हम आगे देखते हैं। अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा में लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना, और फिर कहता है उपरोक्त सभी। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है क्वेश्चन पढ़ने में। कहता है कि अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को कह रहा है प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि ये भी आपका ठीक है, ये भी ठीक है, और अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना, यानी कि तीनों ठीक है। हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट वह कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। कहता है बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। चोमास्की ने कहा बिल्कुल बेटा, चोमास्की साहब कहते हैं कि बच्चों में भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। ऑप्शन ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि नहीं है, ये वाला पूछा है। कहता है भाषा विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियाँ होती हैं, बाद में क्या होता है भाषा जो होती है विचार पर हावी हो जाती है। बिल्कुल बाइकोस्की साहब कहते हैं आपका भाषा विचार पर आधारित है। पियाजे ने कहा है, नहीं बेटा ये पियाजे साहब ने नहीं कहा है। पियाजे ने क्या कहा है ये समझ लीजिए, ये कोटेशन आपका गलत है। ये तो भाषा विचार पर आधारित होती है, ये तो आपका किसने कहा है, बाइगोस्की ने कहा है। तो फिर पियाजे ने क्या कहा है, तो पियाजे ने कहा है कि विचार पहले होते हैं, भाषा बाद में होती है, यानी कि विचार भाषा पर हावी होता है। चौथा कहता है कि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। बिल्कुल भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, स्किनर ने कहा। ये चारों के चारों कोटेशन मैंने आपको समझा दी है। क्लास कैसी लगी इसको ज़रूर बताएं।